दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक साथ 1947 में आज़ाद हुए। लेकिन दोनों ही देशों में आज की डेट में अगर हम देखें, इनके स्वरूप में, इनकी गवर्नेंस में, इनके ढांचे में, स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा अंतर है। जहां भारत ने आज की डेट में पूरी दुनिया में अपनी एक पॉजिटिव छवि स्थापित करने में हम सक्सेसफुल रहे हैं, वहीं पाकिस्तान को जाना जाता है अराजकता के लिए। तो ऐसा क्या है कि दो देश जो एक साथ आज़ाद हुए, उसमें भारत आगे निकल गया, जबकि पाकिस्तान आज की डेट में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपने सही समझा, यह है हमारे देश का संविधान। इस संविधान को बनाने में एक मास्टरमाइंड रहे, जिनका नाम हम सभी जानते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन के एक ड्राफ्ट को तैयार करने के बाद लगभग 4,900 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रपोज की गई थी, जिनमें से 2,400 अमेंडमेंट्स को अप्रूव करने के बाद फाइनली हमने 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, सो इसी ओकेजन पर 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी ऑब्जर्व करते हैं, जो हमने ये प्रैक्टिस 2015 ऑनवर्ड स्टार्ट कर दी थी। अब 1949 में 26 नवंबर को अडॉप्शन से पहले, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने से पहले 25 नवंबर के दिन बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी थी अपनी एक बहुत हिस्टोरिक और फेमस स्पीच, जहां पर उन्होंने 3 मेजर कंसर्न्स को हाईलाइट किया था, जो उन्हें लगता था कि आने वाले समय में भारत को इन चीजों से बचने की जरूरत है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो गुड या बैड नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करवाने वाले और जो गवर्नमेंट ऑफ द डे रहेगी इन द कमिंग ईयर्स, वो डिसाइड करेगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना सक्सेसफुल रहता है या फिर कितना विफल रहता है। और संविधान के ऊपर आए दिन डिबेट्स भी चलती रहती हैं, राइट। पॉलिटिकल मुद्दे चलते हैं तो बहस भी होगी। डेमोक्रेसी है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी, उनके मतभेद भी होंगे, और मतभेद के समय पर अक्सर संविधान की अलग अलग प्रोविजंस को एंड उसी के साथ साथ उनकी जो वैल्यूज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, उनको उजागर किया जाता है। तो ऐसे में हमारे लिए ये जानना और समझना बड़ा जरूरी है कि बाबा साहब अंबेडकर के ये 3 मेजर कंसर्न्स कौन से थे जिनसे 1949 में वो डरते थे, और विशेषज्ञों का कहना है कि आज भी ये 3 मेजर कंसर्न्स भारत के लिए प्रासंगिक हैं, यानी कि रेलिवेंट हैं। तो सबसे पहला कंसर्न जो था, उसको बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप यूपीएससी IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम पर मेरे चैनल CS Live Group _UPSC इस पर जरूर कनेक्टेड रहें, क्योंकि आपकी तैयारी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं यहां पर शेयर करता रहता हूं। बाय स्कैनिंग दिस QR कोड यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी। तो दोस्तों, जो सबसे पहला कंसर्न था बाबा साहेब अंबेडकर का, यह था कि क्या भारत दोबारा अपनी आजादी को खो सकता है। यह बहुत बड़ा कंसर्न था। हमने 200 साल की गुलामी के बाद आजादी अटेन की थी, लेकिन 200 साल पहले क्या हम आजाद थे? ये एक बहुत गहरा और बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जिस समय अंग्रेज भारत में आए थे, हम एक यूनाइटेड कंट्री की तरह एग्जिस्ट नहीं करते थे। वी वर अ ग्रुप ऑफ बिकरिंग स्टेट्स, बिकरिंग प्रिंसली स्टेट्स। राज रजवाड़ों का इधर राज हुआ करता था, जिनके आपस में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या क्लैशेस रहते थे। ऐसे में आजादी का मतलब यह हमें समझना पड़ेगा कि आजादी का मतलब सिर्फ एक फॉरेन रूल की एब्सेंस होना नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपके यहां फॉरेन रूल नहीं है तो आप आजाद हो गए। आजादी का मतलब है कि आप अपने देश के लिए बेझिझक, बिना किसी रोक टोक के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। आपकी कास्ट, आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी भाषा, ये आपकी कंट्रीब्यूशन के रास्ते में नहीं आ रही, और आप सिर उठाकर, ठीक है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वहां पर इस प्रकार से आप अपने देश में अपना योगदान दे पा रहे हैं। सो बाबा साहब अंबेडकर का यह सबसे बड़ा कंसर्न था कि क्योंकि भारत ने अपनी आजादी को इंटरनल डिविजन्स की वजह से लूज किया। दीज इंटरनल डिविजन्स वर अमंग प्रिंसली स्टेट्स बिकॉज ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, ठीक है, एंड बहुत से दूसरे रीजन थे। तो डाइवर्स कंट्री में ये चीजें हमेशा रहती हैं, तो आगे भी इस तरह की सिचुएशन ना पैदा हो जाए, तो इसको उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पीच में इस बात को हाईलाइट करते हुए अपना कंसर्न जताया था। इसी के साथ साथ जो सबसे सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल इनका कंसर्न था, वो था कि क्या भारत डेमोक्रेटिक रह पाएगा। हमारे संविधान की बदौलत नो डाउट वी वर एबल टू एस्टैब्लिश अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन डेमोक्रेसी की जो फंडामेंटल ढांचा है वो किस चीज पर आधारित है कि जो आपका लीडर है आप उससे सवाल पूछ सके बिना किसी रोक टोक, बिना किसी डर के, और लीडर की ये ड्यूटी है कि वो आपके सवाल का जवाब दे सके। सवाल पूछना आपका अधिकार है, और हमारे लीडर्स का
ये ड्यूटी है कि वो हमारे सवालों का जवाब दे। अगर किसी देश में कल्ट फॉलोइंग होनी स्टार्ट हो जाती है कि एक लीडर को भगवान से भी ऊपर समझा जाना स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक आइडियल रेसिपी है डिक्टेटरशिप को बनाने के लिए। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हमें ऐसी चीजें देखने को मिली, राइट। मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ही साम दाम दंड भेद यूज करके एक इस्लामिक नेशन को क्रिएट कर दिया, और कहीं ना कहीं उनकी कल्ट फॉलोइंग भी थी, क्योंकि जब वो कोई कमांड देते थे, आपने उनका ये फेमस डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल के समय पर आपको याद होगा कि उन्होंने क्या दिया था, एक कॉल दी थी उन्होंने, एक मोटो दिया था कि भारत या तो बटेगा, ठीक है, द अनडिवाइडेड इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, या तो बटेगा या बर्बाद होगा। और उनके एक इस कमेंट की वजह से उनके फॉलोअर्स ने दंगे करने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से पार्टीशन को रोकना असंभव हो गया। तो ये जो कल्ट फॉलोइंग होती है, जहां पर ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया जाता है लीडर्स को, ये एक बहुत गहरा कंसर्न है, और डेमोक्रेसी में इसकी नहीं होनी चाहिए कोई भी जगह। लीडर्स का ये उत्तरदायित्व बनता है कि अगर उनसे सवाल किया जाए तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ये हीरो वर्शिप हमारे देश में भी होता है ऐसा कई बार कि कोई भी काम कोई अच्छा कर देता है तो हीरोज बड़ी जल्दी बनाने का हमें शौक है, राइट। तो जनता को अवेयर होना बड़ा जरूरी है, एंड ब्लाइंडली अपने लीडर्स को फॉलो करना बिल्कुल सही नहीं है। इट कैन लीड टू डिग्रेडेशन एंड इट कैन लीड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप। तीसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न था बाबा साहेब अंबेडकर का, और आज भी ये बहुत रेलिवेंट है, उन्होंने कहा था कि आजादी लेने के बाद और संविधान बनाने से हम हमारे लोगों को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे पा रहे हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि ऑन पेपर सभी के पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारी स्टेट पॉलिसी के, जो कि पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं, जिससे सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट्स को यह पता रहता है कि लोगों की वेलफेयर के लिए हमें क्या क्या उचित कदम उठाने चाहिए। लेकिन यह सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। जब तक हमारे समाज में कुरीतियां रहेंगी, जब तक हमारे समाज में मतभेद रहेंगे, डिफरेंसेस रहेंगे, जाति, धर्म, नस्ल एवं भाषा के आधार पर, और आपकी भाषा या जाति, नस्ल, धर्म, इन सारे एट्रीब्यूट्स की वजह से आपकी जो अपॉर्चुनिटी है अगर वो डिनाई होती है, तो सोशल जस्टिस नहीं हो पा रहा। विदाउट सोशल जस्टिस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज ऑफ नो यूज। क्या फायदा कि अगर आप लेट्स से ए बी सी में से सी कम्युनिटी को मान लो बिलोंग करते हो, एंड कम्युनिटी ए एंड बी के लोग डोमिनेंट है, तो आपकी वो पार्टिसिपेशन अलाउ ही नहीं होने दे पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज ऑफ योर हिस्टोरिकल डेप्रिवेशन। आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे। तो ये क्या है, ये इसका मतलब है कि हमारे समाज में हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कागज पर तो बना दी, लेकिन हमारे समाज में ग्राउंड रियलिटी अभी भी यही है कि जाति, नस्ल के आधार पर भी लोग पिछड़ रहे हैं। तो फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का भी क्या फायदा। तो इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बात क्लियरली बताई थी कि ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम लिबर्टी को, यानी कि अगर मैं अपने टैलेंट, अपनी काबिलियत के दम पर कुछ अचीव करना चाहता हूं तो आई शुड बी अलाउड। सिर्फ इसलिए कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य हूं, इस वजह से वो मेरा अपॉर्चुनिटी डिनाई नहीं होना चाहिए मुझे, ठीक है। तो लिबर्टी, इट शुड बी एंश्योर्ड। इक्वालिटी होनी चाहिए, एवरीवन शुड बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। जस्ट बिकॉज यू आर एफ्लुएंट इकोनॉमिकली डजंट मीन कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी। एंड फ्रेटर्निटी, ये सभी के लिए जरूरी है। हम सब अलग अलग हैं, हो सकते हैं, ठीक है, डाइवर्स कंट्री है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, धर्म और रिलीजन, कम्युनिटी अलग हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक भाईचारा होना चाहिए। सबसे पहले हमारे मन में आना चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं और भारत की तरक्की के लिए हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट। सो क्लास स्ट्रगल या वॉर जैसी सिचुएशन ना हो और सोशल जस्टिस इंश्योर हो, ताकि अपॉर्चुनिटीज और हर इंसान की एक जो स्वाभिमान है उसकी रक्षा की जाए। ये उन्होंने कंसर्न जताया था अपना, राइट। एंड अल्टीमेटली आज हम देख सकते हैं कि जो मोर देन 75 ईयर, अप्रोक्सीमेटली 75 ईयर्स पहले जो उन्होंने बातें कही थी कि ब्लाइंड हीरो वर्शिप, कास्ट डिवीजन, पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट और सोशल इनइक्वालिटी जैसी चीजें हमारे देश को वापस से कमजोर कर सकती हैं, ये सारी चीजें देखो दोस्तों आज भी मौजूद हैं। और इसलिए जो ये कॉन्स्टिट्यूशन की 75th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अडॉप्टेड, इसे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें हम सभी के लिए ये जरूरत है कि हम इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपने लिए रिमाइंडर की तरह जरूर लें। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें कही हैं उन बातों के ऊपर गौर करें और इंश्योर करें कि हम हमारे इन प्रेजुडिसेस, यानी कि जो हमारे डिफरेंसेस हैं, इनसे ऊपर उठकर देश की तरक्की के लिए काम कर सके। प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी द नेशन और सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल पॉलिटिकल
इक्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, इनइक्वालिटी को खत्म करना है, राइट। हैविंग सेड दैट, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जाने से पहले मैं दूंगा एक सवाल। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, इसे आप पढ़ सकते हैं और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेट अस सी कि कौन स्टूडेंट्स हैं जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का देते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Second statement is saying that the concept of liberty, equality, and fraternity in Indian Constitution has been derived from French Revolution. And third statement कह रही है कि Indian Constitution provides for both political and social democracy. And fourth कह रही है कि fundamental rights and directive principles of state policy together they form the conscience of the Constitution. आपको चूज करना है the correct option. आंसर आपको बहुत जल्द मैं दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विच इज CS Live Group _ UPSC। उसे ज्वाइन करना मत भूलना। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।